हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की। ठीक है जी। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स वाला जो चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स आपका वो ब्रांच है आपकी फिजिक्स की जिसमें कि हम जो फ्लूइड हैं जो कि रेस्ट में है उनकी स्टडी करते हैं, और फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग जो फ्लूइड मोशन है, जो फ्लूइड फ्लो है, उसकी हम स्टडी करेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से। ठीक है जी। तो हेडिंग हमारी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। राइट, तो इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, तो फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of fluid एट रेस्ट। राइट, तो जब फ्लूइड आपके रेस्ट में होते हैं तो इसकी स्टडी जिस ब्रांच के अंडर में होती है हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास में है क्या, पास्कल्स लॉ। ठीक है जी, पास्कल्स लॉ। ठीक है जी। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है? एक आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी को आप वेरी नहीं कर सकते, जिसकी डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो हमारे पास में कोई आइडियल फ्लूइड है। ठीक है जी। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दी fluid will transmit pressure equally in all direction। इसका मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक फ्लूइड है, वो इस कहते हैं इस बीकर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है आपका ये। तो अगर मैं इस पॉइंट पर कोई प्रेशर एक्सर्ट करता हूँ, मैं सपोज मैंने पी प्रेशर एक्सर्ट किया, अब मान लेते हैं ये पी प्रेशर 10 पास्कल का प्रेशर है, तो 10 पास्कल का प्रेशर आपने इस फ्लूइड में किसी पॉइंट पर एक्सर्ट किया, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस पी प्रेशर को इस सभी डायरेक्शन इक्वली ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है जी। तो दिस प्रेशर पी विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन में। ये नहीं कह रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ट्रांसमिट करने का मतलब है अगर आपने 10 पास्कल का प्रेशर इस पॉइंट पी पर एक्सर्ट किया है तो ये पॉइंट पी सभी डायरेक्शंस में 10 पास्कल का प्रेशर को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ये ऐसा नहीं है कि 1 पास्कल वो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो प्रेशर जो भी इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है उसको इक्वली सभी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। समझ गए ना? तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। तो कोई भी अगर आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसमें किसी पॉइंट पर अगर आप प्रेशर लगाएंगे आप, तो वो पॉइंट उस प्रेशर को सभी दिशाओं में इक्वली ट्रांसमिट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द पास्कल्स लॉ। इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है जी। तो पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। जो पहला एप्लीकेशन है वो हमारे पास में है कहाँ पर, आपका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम्स। आपने देखा होगा जो आजकल के ऑटोमोबाइल्स में है, उसमें जो ब्रेक्स वगैरह हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, उसमें आपको ब्रेक ऑयल वगैरह डालना पड़ता है ना। तो उसमें कैसे वर्क करता है मैं आपको एक थोड़ा मोटे मोटे तरह समझा रहा हूँ ये। ठीक है जी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक सेटअप है आपके पास, एक ये ट्यूब है, ट्यूब में ब्रेक ऑयल कोई भरा हुआ है, ऑयल। ठीक है जी। ये ब्रेक पैडल है, ये जो ट्यूब है आपकी जुड़ी हुई है यहाँ पर एक, आपको पता है ये इसे बोलते हैं व्हील ड्रम। क्या बोलते हैं उसको हम?
व्हील ड्रम। आपकी जो गाड़ियाँ होती है, कार्स के जो व्हील होते हैं, व्हील के बीच में आपने देखा होगा थोड़ा क्या बोलते हैं, जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, व्हील ड्रम बोलते हैं। उस व्हील ड्रम के अंदर आपके पास क्या क्या सेटअप होता है आपके पास, ये अगर गाड़ी चल रही है तो ये व्हील ड्रम भी रोटेट करता है, आपको ये व्हील ड्रम भी रोटेट करता है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब आपको ब्रेक लगाने होते हैं तो आप यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू दिस ब्रेक कॉइल विच इज द फ्लूइड। तो इस फ्लूइड में आप वो प्रेशर ट्रांसमिट कर देते हैं। अब ये फ्लूइड क्या करता है, उस प्रेशर को ट्रांसमिट कर देता है आगे की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लूइड होता है, अगर आप फ्लूइड पर किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाते हैं, पी प्रेशर लगाते हैं, तो वो पॉइंट भी उस प्रेशर को आगे ट्रांसमिट कर देता है ना। तो उसी तरह से अगर आपने इस फ्लूइड में यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट किया तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसमिट होता तो ये आपका प्रेशर यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे होता है एक सिलेंडर होता है, क्या होता है, सिलेंडर होता है। सिलेंडर में दो मूवेबल पिस्टन लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, मूवेबल पिस्टन। और मूवेबल पिस्टन किससे जुड़े हुए होते हैं, आपके ब्रेक शूज से या ब्रेक पैड से जुड़े होते हैं, ये ऐसे बोलते हैं ब्रेक पैड्स, ठीक है जी। ये ब्रेक पैड से जुड़े होते हैं। तो जब प्रेशर यहाँ पे पड़ता है, इन पिस्टन्स पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर, तो ये पिस्टन क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ये ब्रेक पैड है ये आपका क्या होता है, रब करता है। जो ये रोटेटिंग व्हील ड्रम है, इसके अगेंस्ट, इस रोटेटिंग व्हील ड्रम के अगेंस्ट क्या करता है, ये प्रेस हो जाता है। तो जब प्रेस होता है तो आपका इसकी जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है इस व्हील ड्रम की किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये व्हील ड्रम स्लो होने लगता है, ठीक है जी। और जब आपकी ये डिजायर्ड वेलोसिटी का स्लो डाउन हो जाता है तो आप यहाँ से प्रेशर को रिलीज करते हैं। प्रेशर को रिलीज करेंगे तो यहाँ से प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है। प्रेशर के रिलीज होने के बाद क्या होता है, जो स्प्रिंग लगी हुई है इन दोनों पिस्टन के बीच में, ये क्या करती है, इन दोनों पिस्टन को वापस उनकी जगह पे ले आती है, ठीक है जी। और इस तरह से आपके जो ये ब्रेक शूज हैं ये आपके इस रोटेटिंग व्हील ड्रम से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच हो जाते हैं मतलब ब्रेकिंग एक्शन आपका खत्म हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पास्कल्स लॉ की मदद से आपने यहाँ पे जो प्रेशर लगाया था, इट इज ट्रांसमिटेड टू दी पिस्टन, देन पिस्टन से वो आपका प्रेशर गया कहाँ पर, आपके इन ब्रेक शूज पे, ये इन ब्रेक पैड्स पे। ये ब्रेक पैड्स आपके क्या वो होते हैं, प्रेस होते हैं अगेंस्ट दी रोटेटिंग व्हील ड्रम, जिससे कि आपके क्या होता है, रिटार्डिंग एक्शन होता है गाड़ी का। और जब आपके क्या होता है, डिजायर्ड लेवल तक आप स्लो डाउन कर देते हैं गाड़ी को, तो आप यहाँ से प्रेशर को रिलीज कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, क्या बोलते हैं हम, मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर है ये, ठीक है जी। और ये अंदर पिस्टन लगे हुए हैं, जो ये है ना, ये है पिस्टन्स, आपके पिस्टन्स हैं, ठीक है जी। ये व्हील ड्रम आपको मैंने बता ही दिया, इसको बोलते हैं व्हील ड्रम, व्हील ड्रम, ठीक है जी। और ये ब्रेक पैड्स हैं, ये ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल जिस पे भी आप फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ठीक है जी, ब्रेक पैडल है। तो आपको पूरी असेंबली समझ में आ गई होगी, मोटे मोटे तौर पे समझ में आया होगा कि आपके एक जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं कैसे काम करते हैं। पास्कल लॉ पे वर्क कर रहा है आपका ये। यहाँ पर जो आपने प्रेशर एग्जर्ट किया था, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू दी ब्रेक, जो ब्रेक शूज थे उन तक आपने प्रेशर को ट्रांसमिट किया था बाय वे ऑफ फ्लूइड, जो आपके अंदर जो यहाँ पे फ्लूइड यूज़ किया है उसकी मदद से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में है आपके पास, हम बात करते हैं हाइड्रोलिक क्रेन्स की। तो हाइड्रोलिक क्रेन क्या होती है या हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट में आप क्या होता है, फोर्स लगा के, कम फोर्स लगा के कोई हैवी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करते हैं ना हाइड्रोलिक लिफ्ट में। तो ये मोटे मोटे तौर पे कैसा काम करता है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पर छोटा कम एरिया वाला है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ आपका, ये फ्लूइड भरा हुआ आपका ये, ठीक है जी, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पे बड़ा एरिया वाला प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है जी, बड़े एरिया वाला प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एरिया A1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पे एरिया मान लेते हैं A1, यहाँ पे एरिया मान लेते हैं A2। कितना एरिया है, A2 एरिया है, ठीक। तो यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया कितना, F1 फोर्स लगाया, और यहाँ पे ये फोर्स कितना डेवलप हो गया भैया, ये फोर्स हो गया यहाँ पे F2। कितना हो गया फोर्स, यहाँ पे F2 हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर आपने कोई प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इस एरिया में प्रेशर होगा P1 मान लेते हैं। तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू दिस पॉइंट आल्सो, ठीक है जी। तो जो प्रेशर आपने यहाँ पे एक्सर्ट किया है वही प्रेशर इस फ्लूइड ने यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया है। यहाँ पे आपको कोई गाड़ी वगैरह लिफ्ट करनी है, कोई कार वगैरह यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है, ठीक है जी। तो आपको उसको लिफ्ट करना है गाड़ी को, राइट। तो यहाँ पे आपको फोर्स लगाना है, यहाँ पे आपने उसको प्रेस किया, तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू दिस पॉइंट आल्सो। आपको पता है जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना प्रेशर यहाँ पे होगा, क्योंकि पास्कल लॉ आपका यही बोलता है। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि जो भी प्रेशर इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर फ्लूइड पे होता है, वो पॉइंट उस फ्लूइड का उस प्रेशर को उतना ही आगे ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है जी। तो हमारे पास P1 और P2 क्या हो जाएंगे, दोनों P1 और P2 क्या हो जाएंगे, दोनों प्रेशर आपको इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी। पास्कल लॉ के हिसाब से प्रेशर वन कितना होगा भैया, F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1।
और यहाँ पे आपके पास F2 P2 कितना होगा, जो यहाँ पे प्रेशर है वो होगा F2, यहाँ पे एरिया कितना A2 है, यहाँ पे एरिया, तो ये F2 अपॉन A2, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, F2 की वैल्यू आ जाएगी A2 अपॉन A1 इंटू F1, ठीक है जी। तो मतलब आप देख रहे हो जो F2 है वो A2 अपॉन A1 टाइम्स F1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, अगर यहाँ पर जो एरिया है कितना ले लूँ मैं, यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ मैं कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, यहाँ पे एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। और चलो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं एक बार के लिए, A1 कितना ले लेते हैं, A1 को ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आपको गाड़ी उठानी है, कोई कार को लिफ्ट करना है, तो यहाँ पर जो एरिया होना चाहिए 10 मीटर स्क्वायर तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ मैं A2 10 मीटर स्क्वायर, कितना ले लेता हूँ मैं 10 मीटर स्क्वायर, उस केस में 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और A1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब कितना मीटर स्क्वायर है, 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर A2 और A1 का रेशो कितना जाएगा, A2 और A1 का रेशो कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर अपॉन 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, जो कि आ जाता है लगभग कितना 10⁵। तो 1 लाख आपका रेशो आता है, वो 10⁵ आता है। तो इस हिसाब से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, सो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी A2 अपॉन A1 है, तो ये हो जाएगी 10⁵ टाइम्स दैट ऑफ क्या बोलते हैं F1, दैट ऑफ F1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हो गया, जो F2 हो गया वो 1 लाख गुना हो गया जो F1 था। तो यहाँ पर जो आपने फोर्स लगाया है F1 फोर्स, उसका ये फोर्स है 1 लाख गुना हो गया, यहाँ पे 1 लाख गुना हो गया, 1 लाख टाइम्स हो गया यहाँ पे जो फोर्स है, तो फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए ना। तो प्रेशर सेम है, यहाँ पर जितना प्रेशर उतना प्रेशर यहाँ पर, बस फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। और किसी गाड़ी को, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स ही तो चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट पर, इन दोनों जगह पर आपका प्रेशर सेम है, बट आपका क्योंकि यहाँ पर एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो लगभग आपका एरिया 1 लाख गुना मल्टीप्लाई हो गया। तो अकॉर्डिंगली फोर्स भी क्या हो जाएगा, 1 लाख गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ताकि फोर्स और एरिया का रेशो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्योंकि फोर्स और एरिया का रेशो को हम बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए, तो अगर एरिया मल्टीप्लाई हुआ है तो फोर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही कम फोर्स लगा के आप उस फोर्स को मल्टीप्लाई करके किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। तो ये आपका मेन फंडा होता है किसी हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो यही फंडा हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, क्रेन्स में और किसी हाइड्रोलिक प्रेस में। ये सब फंडा, यही फंडा, मेन फंडा हमारा जो है ये पास्कल्स लॉ का, इसको हम यूज़ करते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास सपोज कोई लिक्विड है, ये लिक्विड का कॉलम है तो ठीक है जी। तो ये लिक्विड क्या होता है, अपने बॉटम पे क्या करेगा, जैसे लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी, h मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और लेट मान लेते हैं ये डेंसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी है इस लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और हमने ये भी एज्यूम किया है कि पूरे इस लिक्विड की डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, सेम है। तो अगर इस लिक्विड कॉलम की डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में जो ये अपने बॉटम पे प्रेशर डालता है, कितना डालेगा ये बॉटम पे प्रेशर, तो प्रेशर कितना डालेगा ये, क्योंकि ये अपना वेट के बराबर का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अपना वेट डाल रहा है बॉटम पे, तो इसका जो वेट है उसके वेट की वजह से उस क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या बॉटम पे प्रेशर डालेगा। तो वेट कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का वेट कितना होगा भाई, लिक्विड कॉलम का जो वेट होता है W, वो कितना होता है, वो हो जाएगा आपके पास इसका मास इंटू जी। मास ऐसे फाइंड करते हैं, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी मैंने रो मान ली, इंटू जी। मास है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा जी, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं कैसे, एरिया ऑफ द बॉटम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द बॉटम सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड, एरिया ऑफ द बॉटम इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बॉटम इंटू हाइट मिलेगा आपको क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ये हमें वेट मिल जाएगा। तो ये अपना इतना वेट इस बॉटम पे डाल रहा है, तो प्रेशर एट दी बॉटम कितना हो जाएगा भाई, प्रेशर एट दी बॉटम, एट दी बॉटम। तो बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, P मान लेते हैं। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हो जाएगी अभी वेट अपॉन एरिया। वेट कितना है अपॉन A, ऐसे ही गया। तो प्रेशर कितना देगा भाई, H रो जी। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जो प्रेशर एट द बॉटम वो प्रेशर डिपेंड कर रहा है H पे और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, समझ गए ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के। तो आप जितनी डेप्थ में जाएंगे आपको किसी भी फ्लूइड का प्रेशर उतना ज़्यादा फील होगा, समझ गए ना। तो इसलिए कहते हैं वाटर
पानी के अंदर आप जितना डेप्थ में जाएंगे आपको उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो हो सकता है कि वाटर का प्रेशर आपके ऊपर इतना पड़े कि आपके जो ईयर ड्रम्स वगैरह वो रप्चर हो जाएं, वो आपके उनको हार्म हो सकता है। तो बिना किसी सेफ्टी गियर के हम पानी में ज़्यादा नीचे तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा आपके ऊपर जो पानी का कॉलम खड़ा हो गया है उसका प्रेशर आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा पड़ेगा कि उससे कुछ आपको इंजरी हो सकती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या, बिना सेफ्टी गियर के हमें ज़्यादा डेप्थ तक पानी में नहीं जाना होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये कोई फ्लूइड का एच हाइट का फ्लूइड का कॉलम अपने बॉटम में कितना प्रेशर डालता है, एच रो जी, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ, ठीक है जी। हम बात कर लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जो प्रेशर है इस केस में, जो प्रेशर बॉटम पे है वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। एच क्या चीज़ है? वर्टिकल हाइट। तो एच लिख लीजिए, एच क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्लूइड, ठीक है जी। वर्टिकल हाइट है ये, वर्टिकल हाइट, ये वाली हाइट सीधा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मेरे पास एक बीकर कुछ ऐसा है, ठीक है जी। एक बीकर मेरे पास में ऐसा है, ठीक है जी। एक बीकर हमारे पास में कैसा ले लेते हैं? सीधा ले लेते हैं ऐसे, ठीक। थोड़ा मैंने ज़्यादा एक चौड़ा ले लिया। ये हम ले लेंगे ऐसे, ऐसे एक बीकर। तो हमारे पास ये बीकर हैं, इनमें जो लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है भैया ये लिक्विड, इसमें भी लिक्विड ये भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड ये भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड ये भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिक्विड का जो लेवल है अप टू सेम लेवल तक भरा हुआ है लिक्विड ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी लिक्विड की हाइट कितनी है भैया? यहाँ पर भी लिक्विड की हाइट है, वर्टिकल हाइट कितनी है? एच है। यहाँ पे भी लिक्विड की वर्टिकल हाइट कितनी है? एच है। यहाँ पे भी लिक्विड की वर्टिकल हाइट कितनी है? एच है। तो सब में आपने देखा सेम लिक्विड भरा हुआ है और सेम हाइट तक आपको भरा हुआ है। तो आप बताएं किस केस में बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर होगा? यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये डी है। तो इनमें से किस केस में बॉटम पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? तो गौर से देखा जाए तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर डिपेंड करता है आपके हाइट, वर्टिकल हाइट और डेंसिटी पे, समझ गए ना। तो आप देखा जाएगा तो सब में, इसमें भी वर्टिकल हाइट, इसमें भी वर्टिकल हाइट, इसमें भी वर्टिकल हाइट एच, सब में वर्टिकल हाइट एच है। इसमें स्लांट हाइट ज़्यादा है, पर स्लांट हाइट पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर, वो डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पर। तो इन चारों केस में वर्टिकल हाइट सेम है और सेम लिक्विड भरा हुआ है, तो सेम डेंसिटी का सेम डेंसिटी भी है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर चारों के केस में, इन सभी केसेस में जो बॉटम पे प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो मतलब प्रेशर एट द बॉटम इन केस ऑफ ए, प्रेशर एट द बॉटम इन केस ऑफ बी, प्रेशर एट द बॉटम इन केस ऑफ सी, प्रेशर एट द बॉटम इन केस ऑफ डी, सब सेम होने वाले हैं, समझ रहे हो। तो प्रेशर सबके, जो प्रेशर एट द बॉटम है, एट दी बॉटम, वो सब में सेम है। तो बॉटम पर जो प्रेशर है इन चारों ही केस में बच्चों सेम रहेगा। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी आपकी ये। तो बॉटम पे जो प्रेशर है, चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ही है, इसमें आपको क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, ठीक है जी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो क्या कहता है, इसको समझने के लिए पहले आप इस बात को समझिए। सपोज मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में पानी ऊपर तो पूरा भरा हुआ है, लिक्विड ऊपर तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है जी। तो पानी ऊपर तो पूरा भरा हुआ है, इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट को डुबा रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट का खुद का जो वॉल्यूम है, इस ऑब्जेक्ट का जो खुद का वॉल्यूम है कितना है? 2 लीटर है। कितना वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का? 2 लीटर का है ये ऑब्जेक्ट। तो जब पानी इसमें पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, मैंने ऑब्जेक्ट डुबाया, तो जाहिर सी बात है पानी बाहर गिरेगा, पानी ने बाहर गिरना है, ठीक है जी। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 2 लीटर है, तो जब पानी बाहर गिरेगा उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? उसका वॉल्यूम भी 2 लीटर होगा। तो अगर 2 लीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको किसी पूरे पानी में डुबाते हो, पूरे टब में, पूरे जो भरे हुए टब में डुबाते हैं, तो जो पानी बाहर गिरेगा, तो बाहर जो पानी गिर रहा है उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 2 लीटर होगा। तो उस समय क्या पता चलता है कि जितना इस इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर, उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो हमें क्या समझ में आती है कि भैया जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो वो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर का जो लिक्विड होता है वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है जी। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ये? तो पहली चीज़ तो आर्किमिडीज में क्या है? द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड
डिस्प्लेसेस the same amount of the same volume of fluid as of its own, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है, जितना उस ऑब्जेक्ट का खुद का वॉल्यूम है, अपने वॉल्यूम के बराबर का जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं आता तक। और आपने फील किया होगा कभी लिक्विड में, पानी के अंदर आप जाते हैं तो पानी आप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, क्योंकि आपका वेट हमें थोड़ा हल्का हो जाता है, हल्का सा हमें वेटलेसनेस फील होता है ना पानी के अंदर, हमें भारहीनता का अनुभव होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जब पानी के अंदर जाते हैं तो पानी आप पे ऊपर की तरफ फोर्स भी लगाता है। तो पानी जो आपके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग बाइंड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? बाइंड फोर्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में डुबाया जाता है या किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, तो वो लिक्विड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पर, उस डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बाइंड फोर्स, राइट। तो नेक्स्ट है द लिक्विड विल एक्सर्ट नॉट लिक्विड बट फ्लूइड में आपके लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड और गैसेस। फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस जिनके फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। फ्लो करने की टेंडेंसी आपकी लिक्विड की भी होती है और गैस की भी होती है, उन्हें फ्लूइड्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर फ्लूइड लिख लीजिए आप लोग। द फ्लूइड विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, एन अपवर्ड थ्रस्ट, इसी को क्या बोलते हैं? कॉल्ड बाइंड फोर्स। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बाइंड फोर्स ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। तो किसी डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स डालेंगे, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? बाइंड फोर्स बोलते हैं। कितना बोलते हैं? बाइंड फोर्स। मतलब इस केस में जो ये पानी है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या डाल रहा है? ऊपर की तरफ एक फोर्स डालेगा, जिसको बाइंड फोर्स बोलेंगे। तो एफ बी यहाँ पर क्या है? एफ बी ये है बाइंड फोर्स, राइट। तो ये बाइंड फोर्स कितना होता है भाई? अब आर्किमिडीज कहते हैं कि जो इस किसी ऑब्जेक्ट पर जो बाइंड फोर्स लगता है वो कितना लगता है। तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट ने जब पानी में डूबा था, ये तो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया था, तो उस क्या होता है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा, तो उस वेट के बराबर का बाइंड फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा ये ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? तो इसमें क्या बोला था? द बाइंड फोर्स will be equal to the weight of, किसका वेट? ऑफ displaced fluid by the object। तो ऑब्जेक्ट ने जितना फ्लूइड आपका डिस्प्लेस किया है, उसके वेट के बराबर का बाइंड फोर्स लगता है इस डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और W किसका वेट है भाई? W तो इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट है, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट का वेट है, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट पर, डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं हियर इन दिस केस। एक तो ग्रेविटी के कारण इसका वेट, और लिक्विड के कारण, जो आपके पास जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस पर ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स भी लगा रहा है। तो बाइंड फोर्स कितना होता है भाई? बाइंड फोर्स होता है वेट ऑफ, किसका वेट? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो लिक्विड आपका डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हुआ है, उसके वेट के बराबर का आपके ऊपर बाइंड फोर्स लगेगा। तो ये था बच्चों आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपको आई होप कि कुछ समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए करते हैं इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।